डार्क टाउन में आपका स्वागत है। शहर से कोसों दूर यमुना नदी के किनारे जंगलों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव, भानगढ़ी। इस गांव की आबादी नाम मात्र की है। नवंबर की इस कड़कड़ाती ठंड में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव की नुक्कड़ पर बनी हरिया की दुकान पर 3 दोस्त राघव, कबीर और माधव चौधरी बैठे बातें कर रहे थे। अरे यार, इस नवंबर की कड़कड़ाती ठंड में भला इस कमबख्त बारिश की क्या ज़रूरत थी, समझ नहीं आता। गर्मियों में जब हम पसीने से पिघल रहे होते हैं तब तो ये बादल गायब रहते हैं, और अब जब कोई काम नहीं है तो आफत बनकर बरस रहे हैं। अरे भाई, इसमें बुरा क्या है? ऐसे मौसम में तो रज़ाई में लिपटकर एक लंबी और आरामदायक नींद मारनी चाहिए। गर्मा गर्म खाना खाओ, कंबल के अंदर दुबको और कोई कहानी की किताब पढ़ो, उसका मज़ा ही कुछ और है। बस कर भाई, तेरी तो ज़िंदगी नींद पर शुरू और नींद पर ख़त्म होती है। अगर तेरे कान के पास फटाका भी फोड़ दिया जाए ना, तब भी तेरी कुंभकर्ण जैसी नींद नहीं खुलने वाली। मुझे नींद से प्यार है भाई, और समझ लो, जो नींद से प्यार करता है उसकी ज़िंदगी की आधी परेशानियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। अरे राघव, तुझे क्या हुआ रे? कब से गुमसुम बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा मज़ा चाय पीने वालों को आता है। जिसने भी इस दुनिया में चाय की शुरुआत की होगी ना, उससे बड़ा शौकीन कोई नहीं रहा होगा। क्या शानदार आइडिया था उसका। मेरी फूटी किस्मत तो देखो, मुझे कैसे दोस्त मिले हैं। एक कुंभकर्ण का वंशज है जिसे सिर्फ सोने से प्यार है, और दूसरा चाय का दीवाना। एक का दिन नींद से शुरू होता है और दूसरे का चाय पर। तुम दोनों के साथ ज़िंदगी में कोई एडवेंचर ही नहीं है, एकदम बोरिंग हो तुम लोग। तेरी शक्ल बता रही है कि तेरे दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। अब सीधा सीधा बता कि तू कहना क्या चाहता है। अच्छा तो सुनो, इस कड़कड़ाती ठंडी रात में नदी में नाव लेकर मछली पकड़ने चलें क्या? सोचो कितना मज़ा आएगा। पागल हो गया है क्या? बहुत ही घटिया आइडिया है। इतनी ठंड, ऊपर से ये काली बारिश। अगर मुझे सर्दी बुखार हो गया तो पिताजी मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। और उस सुनसान नदी पर? नहीं भाई, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। चुप कर माधव, कितना डरपोक है रे तू। हम तीनों साथ रहेंगे तो फिर किस बात का डर? तो राघव, क्या तू चल रहा है मेरे साथ? सिर्फ मैं ही क्यों, ये भीगी बिल्ली माधव भी जाएगा। सुनो, रात का खाना खाकर हम रघु काका की छोटी नाव और जाल चुराएंगे, मतलब मांगेंगे, और नदी के घाट पर बैठकर बातें करेंगे और रात भर मछलियां पकड़ेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी मुझे घर से पैर भी नहीं निकालने देंगे। अरे बेवकूफ़, क्या तू अभी भी 5 साल का बच्चा है? घर में सोने का नाटक करना और जैसे ही सब सो जाएं खिड़की से बाहर कूद जाना। चलो तो फिर डन रहा। आज रात हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मेरा बहुत पुराना सपना था। कितना पुराना सपना? अभी 5 मिनट पहले तो तेरे दिमाग में ये प्लान आया है। अच्छा बस करो, अब सीधे रात को इसी चाय की दुकान के सामने मिलेंगे। अभी सब अपने अपने घर चलो। लेकिन उससे पहले नाव और जाल का इंतजाम तो करना होगा ना। वो सब मैं देख लूंगा। और माधव, तो इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है भाई? हर छोटी चीज से डर जाता है, डरपोक कहीं का। राघव, बकवास मत कर। मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूं। मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। मेरे दादा परदादा सरवीर थे, समझे? तो ठीक है, महान वीर माधव चौधरी जी, आज रात नदी के घाट पर आकर अपनी बहादुरी का सबूत दे देना। ठीक है, मैं भी आऊंगा, देख लेना। राघव गांव के बूढ़े मछुआरे रघु काका के घर की तरफ चल दिया। रघु काका नदी के किनारे एक छोटी सी मचान झोपड़ी में अकेले रहते थे। रात के सन्नाटे में राघव को आता देख बूढ़े रघु की आंखें सिकुड़ गईं। कौन?
कौन है इतनी रात गए? अरे छोटे बाबू, आप इतनी काली रात में मेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में कैसे? कुछ खास नहीं काका, आज रात मुझे आपकी नाव और मछली पकड़ने का जाल चाहिए था। मैं और मेरे दोस्त आज रात नदी के घाट पर रुककर मछलियां पकड़ना चाहते हैं। दे दीजिए ना काका, इसके बदले मैं आपको 400 रुपये दूंगा, चलेगा ना? क्या कह रहे हो छोटे बाबू? रात के इस पहर में नदी पर जाओगे? ये कोई आसान काम नहीं है। नदी रात में अपना रंग बदलती है। अगर मछली पकड़नी ही है तो कल दिन में मेरे साथ चलना। नहीं काका, हम रात में ही जाएंगे और आज ही जाएंगे। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है। काका प्लीज मना मत कीजिए, मान जाइए ना। छोटे बाबू, रात के अंधेरे में ये शांत दिखने वाली नदी बहुत बेचैन हो जाती है। जब रात गहरी होती है तो पानी के ऊपर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो इंसानी रूह कांप उठे। उन्हें सहने की उम्र और ताकत तुम बच्चों में नहीं है। मत जाओ वहां। काका अब आप बस ये बताइए कि नाव दोगे या नहीं? मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे गुस्सा क्यों होते हो छोटे बाबू? मैंने मना कब किया? अच्छा ठीक है, ले जाओ। उस कोने में जाल रखा है और नाव घाट पर बंधी है। धन्यवाद काका, आप कितने अच्छे हैं। ये लीजिए आपका किराया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं छोटे बाबू, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात मानो। ये ताबीज अपने हाथ में बांध लो। जब तक ये तुम्हारे हाथ में है कोई भी बुरी ताकत तुम्हें छू नहीं पाएगी। भला ये ताबीज किसी खतरे को कैसे रोक सकता है? अच्छा ठीक है, आप इतना मत डरिए, मैं इसे बांध लेता हूँ। सिर्फ तुम नहीं, अपने उन दोनों दोस्तों को भी ये ताबीज बांधने को कहना। याद रखना छोटे बाबू, भूलना मत। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। राघव जाल लेकर चई की दुकान पर पहुंचा। वहां कबीर पहले से ही एक बड़ा सा बैग लटकाए खड़ा था। राघव को देखते ही कबीर चिढ़कर बोला, अब आ रहा है तू? कब से ठंड में ठिठुरते हुए तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो लगा था तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और एंड टाइम पर मुकर गया। राघव चौधरी अपनी बात का पक्का है, लेकिन तेरे हाथ में ये इतना बड़ा बैग क्या है भाई? अरे भाई, पूरी रात नदी में मेहनत करेंगे तो भूख तो लगेगी ना। खाने पीने का पूरा सामान लाया हूँ। मछली पकड़ने के साथ साथ एक छोटी सी पार्टी भी हो जाएगी। चल, ये तूने अच्छा किया, लेकिन माधव कहाँ है? अगर वो नहीं आया ना तो कल से मैं उसका मुंह भी नहीं देखूंगा। दोनों बातें पुकार ही रहे थे कि तभी अंधेरे में से कांपता हुआ माधव वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं और डर साफ दिख रहा था। क्या हुआ रे कबीर चौधरी? तू तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब ऐसे कांप क्यों रहा है? जल्दी आ। अरे राघव, तेरे हाथ में ये ताबीज क्या है? ये क्यों पहना है तूने? ये रघु काका ने दिया है। उन्होंने कहा कि सुबह तक इसे हाथ से मत निकालना। उन्होंने तुम दोनों के लिए भी दिया है। ये लो, पहन लो। अगर एक मामूली धागे से खतरा टल जाता तो दुनिया में कोई मुसीबत ही नहीं होती। ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है भाई, मैं नहीं पहन रहा। जो भी हो भाई, मुझे दे दे। मैं तो इसे तुरंत पहन रहा हूँ। भूत प्रेत से कोई मजाक नहीं। कबीर, बकवास बंद कर और इसे पहन ले। काका ने बहुत जोर देकर कहा था। अरे देखो, हम पहुंच गए। देखो, वो रही रघु काका की नाव। चारों तरफ भयानक घना अंधेरा था। नदी के पानी की आवाज इस सन्नाटे में और भी गूंज रही थी। पूरा माहौल किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश था। हे भगवान, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा। क्या इस पूरी काली नदी में सिर्फ हम तीन ही हैं? हाँ भाई, हम ही हैं। इसमें डरने की क्या बात है? तूने तो वैसे भी वो ताबीज पहन रखा है ना। राघव नाव की पतवार संभाल रहा था।
माधव सहमा हुआ बीच में बैठा था और कबीर नदी में जाल डाल रहा था। कुछ देर बीत गई। क्या हुआ कबीर, कोई मछली फंसी क्या? यार लगता है इस हिस्से में एक भी मछली नहीं है। 10-12 बार जाल डाल चुका हूँ, लेकिन एक सूखी मछली भी हाथ नहीं लगी। लगता है बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट से सारी मछलियाँ तलहटी में छिप गई हैं। अब क्या करें? यहाँ से थोड़ी दूरी पर आगे जला हुआ शमशान घाट है। नदी का वो हिस्सा गहरा है, क्या वहाँ चलकर देखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस मनहूस जगह के बारे में मैंने बहुत डरावनी बातें सुनी हैं। वहां मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मछली इतनी भी जरूरी नहीं है भाई। चलो वापस घर चलते हैं। अरे चुप कर डरपोक। कल सुबह पूरे गांव के सामने बोलेगा कि हमें मछली पकड़ना नहीं आता। आज तो मैं सबसे बड़ी मछली पकड़ कर ही मानूंगा। राघव, नाव को उसी शमशान घाट की तरफ ले चल। मत जाओ यार, मैं कह रहा हूं वापस चलो। अरे माधव, हौसला रख भाई, हम तीनों साथ हैं ना, कुछ नहीं होगा। चल देखते हैं। माधव के मना करने के बावजूद वे तीनों नाव को उस बदनाम श्मशान घाट की तरफ ले गए। उस जगह से जुड़ी कई खौफनाक कहानियां इस गांव में मशहूर थीं। जैसे जैसे नाव श्मशान के करीब पहुंच रही थी, चारों तरफ जंगली सियारों के रोने की खौफनाक आवाजें तेज होने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया और पानी से एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी। ओह गॉड, ये सियार कितनी डरावनी आवाज में रो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यहां मत आओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। देखो चारों तरफ, कैसा कफन जैसा सन्नाटा है। सच में यार कबीर, यहाँ का माहौल बहुत अजीब और भारी लग रहा है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। चल यहाँ से वापस मुड़ते हैं। अरे बस एक आखिरी बार, जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक बार जाल डाल कर देख लेते हैं। कबीर ने अपनी पूरी ताकत से जाल को नदी के काले पानी में फेंका। कुछ मिनटों बाद जाल भारी होने लगा। कबीर खुश हो गया कि कोई बड़ी मछली फंसी है। उसने पूरी ताकत से जाल को ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही जाल नाव के ऊपर आया, उसे देखकर उन तीनों के हलक में थूक सूख गया। जाल में कोई मछली नहीं थी, बल्कि जाल के धागों के बीच एक लड़की का सिर फंसा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सीधे कबीर को ही घूर रही थी। ये क्या है? हे भगवान, ये क्या है? फेंक इसे कबीर, फेंक इसे पानी में। भागो यहां से, नाव भगाओ राघव। अरे अरे, ये नाव आगे क्यों नहीं बढ़ रही? नाव यहीं रुक गई है। पानी में किसी चीज ने नाव को जकड़ लिया है। अब क्या करें हम? तभी नदी के उस शांत सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद खौफनाक, गूंजती हुई रूहानी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सीधे उनके कानों के पास फुसफुसा रहा हो। तुम लोगों ने मेरे होने वाले पति को मार डाला। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम लोगों ने मेरे प्यार को मार डाला। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उन तीनों के होश उड़ चुके थे। डर के मारे उनके शरीर कांप रहे थे। जब उन्होंने थरथराते हुए नदी के किनारे की तरफ देखा, जहां से चूड़ियां की खनखनाहट की आवाज गूंज रही थी, घाट के किनारे आकृति खड़ी थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उस लड़की की गर्दन के ऊपर का हिस्सा गायब था। वो एक सिर कटी लाश थी जो हवा में तैर रही थी। ये देखते ही तीनों दोस्तों के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। उन्होंने बिना सोचे समझे उफनती हुई ठंडी नदी में छलांग लगा दी। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम लोगों ने मेरे पति का किया। मौत को सामने देखकर तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तैरकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे।
वे बिना पीछे मुड़े नंगे पैर जंगलों की तरफ भागने लगे। भागते भागते दूर उन्हें एक पुराने मकान की खिड़की से रोशनी दिखाई दी। वे हाँफते हुए उस घर के पास पहुंचे और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगे। कौन हो तुम लोग और इतनी डरावनी रात में इस सुनसान इलाके में क्या कर रहे हो? तीनों ने रोते और हाँफते हुए नदी पर घटी पूरी खौफनाक घटना उस आदमी को सुना दी। अंदर आ जाओ। उस आदमी ने उन्हें अंदर बुलाया और बोला, कुछ साल पहले की बात है। गांव की एक लड़की ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी की थी। उसकी शादी की रात ही उसके क्रूर घरवालों ने उसे पकड़कर इस घाट के पास नदी में डुबोकर मार डाला था और उसका सर काटकर नदी में फेंक दिया। मरने से पहले उसने अपने पति के हत्यारों को मारने की धमकी दे रही थी। फिर क्या हुआ काका? तब से उसकी आत्मा उसी नदी के किनारे स्मशान में भटक रही है। जो भी रात के अंधेरे में उस घाट पर जाता है उसे चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। लेकिन समझ नहीं आया आज तुम लोग बच कैसे गए। आज तक जो भी अनजान लोग रात में वहां गया वहां से जिंदा नहीं लौटे। हो सकता है काका के ताबीज की वजह से आज हम बच गए भाई। दोबारा वहां जाने की भूल मत करना। आज रात तुम लोग यहीं आराम करो। राघव, तेरी उस मछली पकड़ने की जिद की वजह से आज हम तीनों मौत के मुंह में थे। मुझे माफ कर दो। अब मैं कान पकड़ता हूं, जिंदगी में कभी भी रात के वक्त घर से बाहर पैर भी नहीं निकालूंगा। उन तीनों दोस्तों ने वह भयानक रात जागकर उसी अजनबी के घर में बिताई। जैसे ही सुबह हुई वे तुरंत अपने गांव की तरफ भागे। ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज के लिए डार्क टाउन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।